गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी का हम लोग प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पेपर जीएस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे, आंसर के देखेंगे। आप लोग अपने आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है, और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं। ये जो पेपर है मध्य प्रदेश पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस अन्य जो पीएससी एग्जाम है अन्य स्टेट के या सीजीव्याप में जो भी परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो है इतिहास तो सभी में पढ़ना है, भारतीय इतिहास है, संविधान भारतीय संविधान भी सभी स्टेट में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। साइंस सभी को पढ़ना है, पर्यावरण सभी को पढ़ना है, ठीक, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना रहता है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश का जो अंदर से पूछा गया है वो बस इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बाकी उसको छोड़कर सभी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खालिस्तान में दी गई है। कौन सी अनुसूची हम लोग पढ़े हैं ना, कौन सा अनुसूची है? 11वीं अनुसूची होगा, ठीक है ना। अगर नगरीय निकाय बोलता तो फिर 12वीं अनुसूची होती, ठीक। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख है, ठीक है ना, ये सब है। तो इसका 11वीं अनुसूची आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी वाला, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी होगा, भोपाल में है, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ है? भोपाल में है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, वो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस है उस दिन, 25 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। सेकंड है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पद पर बने रहेंगे। इसमें आंसर क्या हो रहा है? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। तीसरा का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ए होगा। ए हमारा कौन सा है? केवल एक, केवल एक जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वही तो है ना, कानूनी मामलों के लिए राज्य जो है महाधिवक्ता होगा। केंद्र में बोलता तो क्या होता? महान्यायवादी होता। वही तो पढ़े हैं। लेकिन ये क्या है, किसके प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है ना, ठीक। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? केवल एक बस सही है, सेकंड इसमें गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है इधर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है गलत कथन कौन सा है वो चुनना है। देखिए अभी चुनाव हुआ था, मैं बार बार बोला था चुनाव आयोग पढ़ लीजिए करके, वही क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। थर्ड है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी हो, पहला ये होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए वाला है, यही गलत है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद, अगर मतभेद की स्थिति है तो इसका सुलझाएगा कौन इसको? इसमें क्या बोला गया? मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये यहीं पे गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये सब करेगा, ठीक है ना, अगर कुछ हो रहा है तो चौथा का आंसर क्या होगा? ए होगा। ए क्या है? गलत है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा संविधान अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन चाहता है, यदि ऐसा संशोधन 239 का में कोई परिवर्तन चाहता है, यदि अनुच्छेद 243 का में कोई परिवर्तन चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन चाहता है। कि विशेष रूप से ये जो होता है संशोधन, आप सभी जान रहे हैं, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर होगा डी होगा, ठीक है ना। अगर इसमें 279 का में इसमें करना है हम लोग को तो फिर इसके लिए विशेष की आवश्यकता होगी। चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। मतलब मौलिक अधिकार क्या है? ज़्यादा व्यापक करके घोषणा की है। कौन सा मामला था ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने? दोनों में संघर्ष की स्थिति है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में। तो कौन सी, इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा वो है बी होगा। क्या होगा? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अब, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, इसको दिखा देता हूँ दोनों के एक साथ, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लोग देखिए, ये वाला है, मैं आंसर बता चुका हूँ, वही वाला है। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? इसका क्या होगा दोस्तों बताइए? तो महाभियोग के बारे में बताता है वो जो होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका आंसर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 60। राष्ट्रपति का शपथ जो है इसमें है, आप सभी जान रहे हैं, शपथ 60 में है। उसके बाद क्या है, निकालने का प्रोसेस है 61 में है महाभियोग, मतलब निकालने वाला प्रोसेस रहता है उसको हटाने का, उनको हटाने का। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो, किसको करेगा, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। सेकंड, थर्ड बोल रहा है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य हो, और फोर्थ बोल रहा है जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाला इसका सही आंसर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, नियुक्त होने के योग्य हो। ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, के एम मुंशी खालिस्तान से संबंधित है। के एम मुंशी कौन थे जी, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। तो दोस्तों के एम मुंशी याद रखेंगे, ये जो थे संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना है के एम मुंशी। उसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किसकी सलाह पर करते हैं बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं आपातकाल की घोषणा, याद रखेंगे। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात है। ठीक है ना, और 356 राज्य आपात है, सभी जान रहे हैं। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? गेहूं का कौन सा स्थान है बोल रहे हैं बताइए, अनाजों का, अनाजों में गेहूं का। तो 11वां का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी होगा। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, प्रथम स्थान है। ठीक है, अक्सर क्या है प्रथम है इसलिए उसको पूछा गया है, फर्स्ट है, याद रखेंगे ना, ये वाला है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? कौन सा जिला है बताइए मध्य प्रदेश का जहां सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12वां का आंसर डी होगा, देवास। ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग, तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग जो है उर्वरक उद्योग में किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाला, फर्टिलाइजर उद्योग में। उसके बाद देखते हैं हम लोग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई है? मतलब भेल की स्थापना बोल रही है, तो भेल की स्थापना किसके सहयोग से हुई है बताइए? भेल कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है ना, तो भेल की स्थापना हुई है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, ब्रिटेन। ठीक है, याद रखना है, भेल बी सही है, भारत हैवी वाला इसका ब्रिटेन है। ठीक है ना, सही आंसर यही है। उसके बाद है 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? इसको तो हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, कि कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी होगा दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है ना, याद रखना है, गुजरात राजस्थान वाला एरिया है पूरा। ठीक है, 4 राज्यों की भागीदारी है, सभी जान रहे हैं, मध्य प्रदेश ये सब वाला। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है बोल रहे हैं? किस जिला में है? तो ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, इसको आप लोग छत्तीसगढ़ वाले लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसका आंसर होगा सी होगा, भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बोल रहे हैं। दक्षिण पूर्वी भाग मतलब पहले समझ लेते हैं, मान लो ये लक्ष्य है, दक्षिण और पूर्वी भाग, ये पूर्व कहलाता है और दक्षिण ये कहलाता है। तो इस एरिया में जो अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 17 का आंसर होगा बी होगा। ठीक है ना, याद रखना है, मानसून की बंगाली खाड़ी इधर ही है ना, तो इधर से वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो ये सिंपल सा है, किसके द्वारा हुआ है? बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से, सभी जान रहे हैं कि बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप वाला हम लोग पढ़े हैं, जिससे बॉक्साइट खनिज भी प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1973 में। आप लोग मिलाते जाइए अपना आंसर, लास्ट में बताइएगा। उसके बाद है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा वो है सी ऑप्शन। इसमें सी ऑप्शन इसमें थोड़ा सा हो सकता है, उतना चेक नहीं किया हूँ मैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मुझे सी लगता है। उसके बाद देखते हैं हम, ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पढ़े, अब तो साइंस में पढ़े ही होंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर जो है तो 22 का आंसर होगा डी होगा, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना। चलिए अब देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है? किस दाल का ज़्यादा सेवन करने से होता है ये रोग? तो याद रखना है, उसका आंसर होगा ए होगा, खेसारी दाल। खेसारी लाल नहीं है, दाल है ये, ठीक है जी। उसके बाद है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? आप सभी जान रहे हैं, डॉप्सन इकाई से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसके बाद मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है ना, 7 होती है। उसके बाद है 26 मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? इसका आंसर क्या होगा बताइए 26 का आंसर? तो 26 का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है। 26 का आंसर ए होगा, 2013 में लॉन्च किया गया था मंगल वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? इसका आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर डी होगा, PSLV C-37। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे इंग्लिश आ गया कि, एक मिनट। उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? तो 28 का सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है ना, याद रखना है अच्छे से। 28 का सही आंसर होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया है? इसको सभी लोग जान रहे हैं, कोई गलत नहीं करेगा जी। 1900 क्या है 74 है, ठीक है ना, ये वाला है सही। चलिए उसके बाद है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है। इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं, क्या क्या दर्शाता है इसमें? जो इसका एजेंडा था उसमें से इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 30 का आंसर होगा ए होगा, ठीक है ना। कोई गरीब नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग मोहन खेड़ा जैन तीर्थ, ये MPPSC का क्वेश्चन MPPSC से है, ठीक है, बाकी स्टेट वालों ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? मोहन खेड़ा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, धार में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद है शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? शंकर राव पंडित ये वहीं से है, मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन को है। इसका आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है ना, ख्याल गायकी। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है, आप लोग बताइएगा, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार। उसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा गलत है ये छांटना है, देख लीजिए आप लोग, अभ्यारण्य और जिला दिया हुआ है, कौन सा गलत है इसमें? तो 34 का सही आंसर होगा डी जो है गलत है, घाटी गांव इंदौर में नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ये वाला है, ठीक है ना, इसमें कौन सा कथन गलत है बोल रहे हैं? तो डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, टाइम हो रहा है। इसका आंसर डी होगा दोस्तों, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की है, यही गलत होगा, बाकी इसका सभी सही है। 36वां नंबर देखते हैं, कोहबर क्या है? वैवाहिक वस्त्र है, आभूषण है, भोजन है कि वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए होगा, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है कोहबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है। उसके बाद यशोवर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? यशोवर्मन या यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख बोल रहा है, तो 37 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, वासुल कवि। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उसके क्रांति क्षेत्र से मिलाइए। ये मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। तो 38 का आंसर होगा, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ डी सेट का है, डी फॉर डॉग वाला, ठीक है। तो 38 का होगा यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा सही होगा इसमें?
ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब नर्मदा नदी का साहित्य संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी का जो इसका आंसर होगा वो है ए वाला, ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का साहित्यिक प्रमाण मिलता है। किस ताम्रपालीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है? वराहमिहिर तो पढ़े ही होंगे। तो वराहमिहिर का जन्म स्थल किसको कहा जाता है जी बताइए? इसका सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है, कायथा को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? दालों के उत्पादन में बोल रहे हैं। दालों के उत्पादन में क्या पढ़े हैं बताइए? इसका आंसर होगा सी होगा। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हम लोग अभी तो हम लोग पढ़े थे ना, डबल क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? कौन कौन से राज्य है? हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल होना चाहिए ना इसमें। छत्तीसगढ़, उड़ीसा मेन है। 3 राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा कोयला होती है, कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखते हैं इसमें कौन सा है। 42 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा दोस्तों, 1 व 3 होगा। वही बोला था ना, 1 व 3, ठीक है ना, याद रखना है। कौन सा कोयला निक्षेप 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन छांटना था। उसके बाद है नदियाँ व उद्गम क्षेत्र को मिलाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दामोदर, छोटा नागपुर का पठार वाला पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पढ़े हैं, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन है। तो 43 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 43 का सही आंसर होगा सी होगा दोस्तों, ठीक है ना, सी वाला सही होगा। देखिए मिला देता हूँ यहाँ पे मैं, पहला का 2 होगा, पहला का 2 सॉरी क्या होगा? पहला का 2 हो गया, ठीक है ना। दूसरा का 3 होगा, मतलब साबरमती नदी मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, सभी जान रहे हैं मेवाड़ राजस्थान है, साबरमती भी उधर ही साइड है, अहमदाबाद, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा का पहला, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा से निकलती है, सभी जान रहे हैं। दामोदर क्या है? छोटा नागपुर का पठार से। क्लियर है? चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 44वां नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? पश्चिमी तट पर आया था बोल रहे हैं, पश्चिम मतलब लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, याद रखेंगे। क्या होगा? बी होगा। तौके, तौकते करके है ना, तौकते करके आया था। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? जनसंख्या घनत्व, तो 45 का सही आंसर होगा बी होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। सब सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो बिहार में पढ़े आप लोग। उसके बाद है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही, मतलब घटते क्रम में जमाइए, मतलब सबसे जो ऊंचा है उसको पहले जमाना है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा इसमें से देख लीजिए आप लोग। तो 46 का इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। 46 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो है ए होगा। ए होगा, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा है इसमें? अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की। उसके बाद गुरु शिखर आएगा, उसके बाद महेंद्रगिरी आएगा, फिर सबसे लास्ट में पंचमढ़ी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब 47वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो और ला नीनो हो रहे हैं। ला नीना मतलब क्या होता है? ठंडा वाला है, और एल नीनो मतलब एक गर्म वाला है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होता है? सही नहीं है पूछा है, देखिए गलत पूछा है इसमें, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। 47 का सही आंसर होगा, वो होगा सी होगा। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये जो है गलत है, इसका याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखना है। हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है। सी, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये कथन गलत है दोस्तों। इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, फिलहाल अभी क्या है, आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बेसब्री से इंतजार है आंसर बस क्या होगा करके। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो भी आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा कि सर क्या है टाइम पास कर रहे हैं करके, डायरेक्ट आंसर बताना चाहिए करके, ठीक, मैं आंसर ही बताता हूँ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण रखता है? बॉक्साइट का बताइए। तो बॉक्साइट का दोस्तों उड़ीसा, याद रखेंगे, क्या है? उड़ीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? इनमें से बोल रहे हैं, निम्नलिखित मतलब गंगा तो जान रहे हैं, लेकिन इनमें से बोल रहा है, तो सी जो है नर्मदा जो है सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे इनमें से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है बताइए? चावल का सबसे बड़ा, तो 50 का आंसर होगा डी होगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष तो कौन होगा बताइए? लोकपाल के रूप में किसको नियुक्त किया है? पहले तो पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है ना। उसके बाद किसको नियुक्त किया गया है बताइए जल्दी आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 51 का होगा डी होगा, ठीक है ना। श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है ना। लास्ट वाला इसका सही आंसर होगा, बता दिया गया है, ठीक है ना। श्री न्यायमूर्ति अजय अजय
माणिक राव खानविलकर, 51 का डी होगा। ये सेट डी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है 52वां नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? वैदिक वाली घड़ी, तो 52 का सही आंसर, बहुत करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका आंसर उज्जैन में दोस्तों, याद रखें, महाकालेश्वर मंदिर में सब जाते हैं तो वहाँ है वैदिक घड़ी, ठीक है ना। 52 का यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 53 का है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी कौन रहा था? जनवरी से मार्च तक चला है ना, तो इसमें विजयी कौन रहा था? 53 का याद रखेंगे दोस्तों, बी। भारत जो है 4-1 से विजित रहा था। 4-5 में से 4 मैच भारत जीता था, एक मैच बस कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था, ठीक है ना। उसके बाद है, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 53। 54 देख लेते हैं, रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहे हैं। सही कौन कौन सा है? तो 54 का आंसर होगा डायरेक्ट, ये दोस्तों बता रहा हूँ मैं, उसको आप लोग नोट करिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। केवल 1 व 2 सही है, 1 सही है, 2 सही है, लेकिन 3 इसका सही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है? 2024 में राज्यसभा में बोल रहे हैं, तो क्या पढ़े हम लोग? करंट में तो पढ़ रहे थे, तो 55 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा दोस्तों, क्या होगा? सी, सुधा मूर्ति, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पैरो कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश वाला है, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बता देता हूँ। 56 का आंसर होगा सी होगा, प्राची यादव, ओके। अब देख लेते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन, लम्हेटा गांव किस जिले में है, किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? ये भी मध्य प्रदेश का, जो लोकल मध्य प्रदेश का है वहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिर्फ एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर लेकिन बता देता हूँ मैं, क्या होगा? जबलपुर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है? इसका आंसर क्या होगा? 58 का, तो 58 का आंसर होगा दोस्तों डी होगा, ओम प्रकाश शर्मा। उसके बाद है, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उनके प्राप्तकर्ता कौन है? सांख्यिकी में बोल रहे 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 59 का, यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। उसके बाद 60, वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 60 का सही आंसर होगा, वो है सी होगा, ठीक है ना, डी मुकेश, डी सॉरी गुकेश है, ये करंट अफेयर का टॉपिक था, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 60 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। 61 का देख लेते हैं अब, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बालाघाट, ठीक है ना, डी। उसके बाद है, मध्य प्रदेश जिला और उत्पाद को अब क्या है जमाइया करके, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? 62 को, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम आप लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर बता दीजिए करके, तो 62 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है ना, याद रखना है, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग वाला था, SDG वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन SDG वाला फिर आया था, एजेंडा वाला, जिसमें थीम क्या था पूछा गया था, ये वाला फिर आ गया है, तो यहाँ पर 63 का सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना, ये वाला सही आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में क्या है संशोधित या अमेंडमेंट, उसमें संशोधन किया गया था? तो 64 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी होगा, 25%, ठीक है ना, 25% थी। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए होगा, 18.6%। उसके बाद है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? वर्ष 2017-18 में बोल रहे हैं, भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत जो है कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित था बोल रहे हैं। 66 का सही आंसर होगा, वो है सी हो सकता है, ठीक है ना, 2% बस हो सकता है, क्योंकि बहुत से मध्य प्रदेश में ही थोड़ी है पूरा कारखाना, ठीक है, लगभग मान लिया जाता है इसको, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? G20 से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो 67 का क्या होगा? यहाँ पे 67 का होगा बी होगा दोस्तों, वाशिंगटन DC USA 2008 वहाँ हुआ था। उसके बाद है, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, वाशिंगटन DC 67, 68, 69, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की, हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग धैर्य बना कर रखे रहिए, ठीक है।
एक भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे इसको। मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI एग्री, ये वाला एग्री IGS, ठीक है ना, एग्री GIS परियोजना किस लिए है? तो 68 का आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। कृषि में पूर्व सूचना आधारित, इसका हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिससे आपके बाकी एग्जाम के लिए भी काम आएगा। अभी फिलहाल आंसर बता रहा हूँ मैं। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? समग्र शिक्षा अभियान, तो 69 का सही आंसर होगा सी होगा, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान से। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय, इसका सही आंसर होगा, अब स्पीड से बढ़ते हैं, बी होगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, ये वाला है। उसके बाद 71वां नंबर क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय ब्रह्मचार्य के संस्था मतलब ब्रह्म जो समाज था उसके संस्थापक थे। उसके बाद जो है दो भाग में टूट गया था, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है ना, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है दोस्तों, 71 का आंसर सी होगा यहाँ पे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है ना, ये होगा। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो 72 का सही आंसर होगा दोस्तों, बी होगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? प्रतिष्ठा, तो 73 का सही आंसर होगा, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, न्याय विभाग था प्रतिष्ठा। उसके बाद है 74, KM पनिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? KM पनिक्कर ने किसके लिए कहा है, किसको कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो 74 का सही आंसर होगा दोस्तों, ए हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, कुछ गलत होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 75वां नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ही है, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी मतलब चटर्जी ने और क्या लिखा है? तो वंदे मातरम भी लिखा है, सभी जान रहे हैं, और जन गण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। उसके बाद देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सभा एवं समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? बताइए, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हम लोग प्रजापति वाला भी पढ़े हैं, बहन वाला पत्नी, ठीक है ना। उसके बाद है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? तो 77 का आंसर यहाँ पे होगा, बी होगा, गायत्री मंत्र। उसके बाद है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा एलोरा की कैलाश मंदिर, पढ़ते हैं ना, वही वाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, कौन सा है? ऋग्वेद होगा, ठीक है ना, सबको याद रखना है, गलत नहीं करना है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, धारणा को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर, तो 81 का सही आंसर होगा, वो होगा बी होगा, ठीक है ना, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। लगभग इसका पूरा आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत कम गुंजाइश है कि ये मैं क्वेश्चन मतलब आंसर बता रहा हूँ गलत हो। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है, वन्या का, तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर डी होगा दोस्तों, 1980। चलिए उसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो स्वरोजगार योजना चल रही है दोस्तों, सी बिरसा मुंडा, ठीक। बिरहा किस आदिवासी जनजातियों की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? बिरहा, तो बिरहा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बिरहा का आंसर होगा बी ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा? बी, कोल। उसके बाद है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो 85 का सही आंसर होगा, सी होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। उसके बाद है 86 नंबर देखते हैं हिंदी मीडियम में, महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? महानायक टंटिया मामा बोल रहा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, सी होगा, भील। भील आदिवासी जनजाति से संबंधित है। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? मध्य प्रदेश PSC से है, वही का क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जो बाकी स्टेट वाले हैं, तो इसका आंसर सी होगा, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं।
उसके बाद है भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? भीमा जाति बोल रहे हैं, तो भीमा जाति का आंसर होगा दोस्तों बी है, ठीक है ना, मंडला एवं डिंडौरी। 89 नंबर क्वेश्चन 89, मांडवरा त्योहार खालिस्तान द्वारा मनाया जाता है। मांडवरा ये भी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, तो मांडवरा त्योहार जो है दोस्तों इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ए होगा, गोंड जनजाति द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित है, तो 90 का आंसर क्या होगा, 90 का सही आंसर होगा यहाँ पे बी होगा दोस्तों, भिलाला जनजाति। चलिए उसके बाद इधर देखते हैं, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? ये क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो ये है द ट्यूरिंग टेस्ट। उसके बाद है ट्विटर के संस्थापक कौन है? चलिए आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बता दो आंसर, मैं बता दिया रहता हूँ। तो 92 का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है ना, जैक डोर्सी ट्विटर के संस्थापक है। उसके बाद ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? ई गवर्नेंस, इसका सही आंसर क्या होगा बताऊं? इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है ना, लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान, ये ई प्रौद्योगिकी का सही आंसर है, 4 स्तंभ है। उसके बाद देखते हैं 94 नंबर, कुर्रेटली क्या है? कुर्रेटली क्या है बोल रहे हैं? सर्च इंजन है, ब्लॉग है, सोशल नेटवर्किंग साइट है कि इंटरनेट फोरम है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94 का आंसर होगा यहाँ पे ए होगा, सर्च इंजन है, ठीक है ना, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सर्च इंजन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बोल रहा है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी होगा, कर्नल, ठीक है ना। उसके बाद है खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, क्या कहलाता है? इसको तो पढ़ चुके हैं, सिंपल से है, सी है, फिशिंग कहलाता है, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना है, प्राइवेट जानकारी, वही वाला है। उसके बाद जो है, अब 100 क्वेश्चन था इसमें, उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवर से जुड़ना चाहते हैं, क्या कहलाएगा? 97 का आंसर यहाँ पे डी होगा दोस्तों, ठीक है ना, लिंक्डइन कहलाता है, लिंक्डइन करके, ओके। 97 का डी होगा, इसमें 100 ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिन लोग नहीं दिए हों एग्जाम उन लोग बोर ना हुई। 98, खालिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, क्या होगा 98 का? तो 98 का होगा यहाँ पे डी होगा, मशीन लर्निंग, क्या होगा? मशीन लर्निंग इसकी शाखा है एआई की। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको गलत नहीं करना है ना, सभी एग्जामों के लिए आपके जो भी स्टेट है। W3C का अर्थ क्या है? तो W3C का अर्थ है दोस्तों, याद रखना है, डी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, क्या है? वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये इसका सही आंसर है, 99 का डी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, MPEG का फुल फॉर्म क्या है? MPEG का फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश PSC का हम लोग मॉडल आंसर के देख चुके हैं, ठीक, और ये लगभग बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आयोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करते हैं तो अलग बात है, विलोपित करता है, किसी का आंसर दूसरा लेता है, बाकी जितना आपका सही आंसर है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।